नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार हंट में। मैं आपका रोजगार हंट भाई साहब। आज से हम भारतीय राजव्यवस्था पॉलिटी की पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस पहले वीडियो में हम इस PDF में दिए गए सभी पॉइंट्स को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम इस अध्ययन सामग्री के मुख्य विषय से शुरुआत करेंगे, शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। हम इस फ्लो चार्ट को आधार बनाकर पूरी व्यवस्था को समझेंगे। हम शासन को दो मुख्य शाखाओं राजतंत्र और लोकतंत्र में विभाजित करेंगे और देखेंगे कि सत्ता का प्रवाह वास्तव में कैसे होता है। ये सटीक पदानुक्रम स्टेट और UPSC परीक्षाओं के जटिल तुलनात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए आपका मुख्य आधार बनेगा। शुरुआत करते हैं राजतंत्र से। जैसा कि हमारे टेक्स्ट में स्पष्ट किया गया है, ये वो प्राचीन शासन प्रणाली है जहां सत्ता का मूल स्रोत कोई एक व्यक्ति होता है। राजतंत्र को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है वंशानुगत राजतंत्र। इस व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां जन्म के आधार पर एक ही परिवार या व्यक्ति में निहित होती हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसके सटीक उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है संसदीय राजतंत्र। यहाँ राजा या रानी का पद तो होता है, लेकिन उनकी भूमिका केवल प्रतीकात्मक या नाम मात्र की रह जाती है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, जहां ताज का सम्मान तो है, लेकिन वास्तविक निर्णय चुनी हुई संसद लेती है। ठीक इसी तरह जापान में भी सम्राट का पद विद्यमान है, जो उनकी संसदीय राजतंत्र व्यवस्था का एक प्रतीकात्मक हिस्सा है। राजतंत्र के अंतर्गत भी संविधान के माध्यम से असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना ही वो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो किसी भी देश को एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर आगे ले जाता है। अब हम लोकतंत्र शाखा की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का सीधा अर्थ है वो व्यवस्था जहां अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। भागीदारी के आधार पर इसके दो प्रकार हैं। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें देश की जनता स्वयं शासन की नीतियों और कानून बनाने में भाग लेती है। ये तस्वीर स्विट्जरलैंड की है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बेहतरीन और सटीक उदाहरण है। छोटे देशों में जहां आबादी कम होती है, वहां इस तरह की सीधी भागीदारी संभव है, लेकिन विशाल भूभाग और बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए दूसरा प्रकार अपनाया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो उनकी ओर से शासन करते हैं। भारत की निर्वाचन प्रणाली इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। विशाल आबादी होने के कारण हम संसद और विधानसभाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। नोट्स में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज के समय में भारत में भी जनता राइट टू रिकॉल या सूचना का अधिकार जैसे प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधनों की मांग कर रही है। जन लोकपाल और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इसी बात का स्पष्ट संकेत है कि मतदाता अब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिक जवाबदेही चाहते हैं। बड़े राष्ट्रों के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है, लेकिन नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण और जवाबदेही की ये रस्साकशी हमेशा चलती रहती है। अब हम वर्गीकरण के अगले स्तर पर आते हैं। ये PDF लोकतंत्र को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर विभाजित करता है। पहला है संसदीय लोकतंत्र। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वो विधायिका के भीतर से ही चुनी जाती है। इसकी विपरीत अध्यक्षीय लोकतंत्र में शक्तियों का बहुत ही स्पष्ट पृथक्करण होता है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है और वो विधायिका से अलग होता है। अमेरिका का शासन ढांचा इसी अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है, जो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तीसरी श्रेणी समाजवादी लोकतंत्र की है। बहुदलीय व्यवस्था के उलट इसमें एक समाजवादी दल का ही वर्चस्व होता है। चुनाव में प्रतिस्पर्धा केवल पार्टी के भीतर होती है। वर्तमान चीन की व्यवस्था इस समाजवादी शासन मॉडल का सबसे प्रमुख और प्राथमिक उदाहरण है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच का यही जुड़ाव या अलगाव ही तय करता है कि शासन व्यवस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता निरंतर जवाबदेही को दी जाएगी या फिर प्रशासनिक गति और तेजी को। शासन की प्रकारों को समझने के बाद अब हम शासन के उन 3 अंगों को देखेंगे जो राज्य को प्रतिदिन चलाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकने और राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में 2 सदनों की व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जो इन कानूनों को लागू करती है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री शामिल होते हैं और स्थायी कार्यपालिका, जिसमें IAS जैसे सिविल सेवक आते हैं। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। इसका काम कानूनों की स्पष्ट व्याख्या करना और विभिन्न विवादों का समाधान करना है। नोट्स में विशेष रूप से अदालतों की भौतिक स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर जोर दिया गया है, जिससे स्वतंत्र अदालतें असंवैधानिक कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर सकती हैं।
किसी भी देश का राजनीतिक लेबल कुछ भी परिचायक हो, यदि शासन के ये तीनों अंग अपनी तय सीमाओं के भीतर काम नहीं करते तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर सकती। ये है हमारे पूरी सिलेबस का मास्टर स्ट्रक्चरल मैप, जिसे हमने इस क्लास में तैयार किया है। हमने असीमित शक्तियों वाले राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र के प्रकार और अंत में कानून बनाने, लागू करने और न्याय करने वाली संस्थाओं के पृथक्करण तक का सफ़र तय किया। हमने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की है वे सीधे तौर पर आपकी परीक्षा के सिलेबस और इस पीडीएफ से लिए गए हैं। ये वर्गीकरण मेंस परीक्षा के उत्तरों के लिए आवश्यक बौद्धिक ढांचा प्रदान करता है। इस क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं रोजगार हंट की अगली क्लास में।